Now students, at first welcome in YouTube channel and also offline classes. आज हम ये देखने जा रहे हैं कि जो 11th बायोलॉजी का सेल डिवीजन पार्ट है, इस सेल डिवीजन पार्ट के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर फर्स्ट था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसके अंतर्गत तीनों प्रकार के विभाजन को बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया था। उसके बाद हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट हुआ, जिसमें हमने देखा था सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन की उन बातों को जो वहां पे कहीं हमारी अनछुई होंगी, जो डायग्राम के माध्यम से बताना था, पहले हम उन बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब सेल डिवीजन की बात आती है, सेल डिवीजन का जो ऑल ओवर टाइम था, ये सेल साइकिल जो था, सेल साइकिल यानी जो डिवीजन है वो एक चक्र के रूप में होता था, और इसका मोस्टली जो टाइम है, आप ये जानते हैं कि लगभग 5 to 10%, 5 to ये ही होता है सेल डिवीजन में। कोशिका के विभाजन में मात्र 5 से 10% समय ही लगता है उस सेल साइकिल के कुल समय की तुलना में, और बाकी जो समय होता है यहां से लेकर के यहां तक, ये लगता है उसकी तैयारी के लिए, और उसे हम कहते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज में भी यहां पर 3 पार्ट बन चुके थे, G1, S और G2, जिसका कि एक्सप्लेनेशन हमारे लेक्चर नंबर 2 में हो चुका है कंप्लीट। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहता था यहां डायग्राम के माध्यम से कि ये जो G1 फेज है और S फेज, इन दोनों में जो एक बहुत बड़ा गैप जो है वो कौन सा है? जो G1 फेज है ये प्रोटीन संश्लेषण फेज है। यहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है और यहां पे डीएनए का संश्लेषण। हम जानते हैं कि डीएनए के बनने के लिए क्या जरूरी होता है? प्रोटीन। कौन सा? हिस्टोन प्रोटीन। तो हम यहाँ कुछ छोटी छोटी नॉर्मल बातें हैं, पहले ये देखना चाहेंगे डायग्राम के माध्यम से। हो सकता है कि कहीं कंपटीशन में ये बात आपकी अनछुई ना रह जाए। जीवन में हम सबसे पहले ये मान के चलते हैं, जीवन में क्या होने वाला है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन कौन सा? हिस्टोन। कहने का मतलब कि हमें अगर डीएनए बनाना है, एक नए जीव की उत्पत्ति करना, मतलब डीएनए को डबल करना पड़ेगा, और डीएनए को बढ़ाना है मतलब डीएनए को जोड़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कौन सी? तो हम क्या करते हैं, संश्लेषण फेज में जो डीएनए बनने वाला है उसके बनने के लिए मदद करने वाले जो प्रोटीन होते हैं, उस प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहां पर? जीवन फेज में। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मली ये क्या है बनाए? ये डीएनए कुछ शब्दावली है जो क्लियर करना बहुत ही जरूरी। ये डीएनए है, डीएनए की बहुत सारी श्रृंखलाएं होंगी, लेकिन डीएनए को जोड़ने वाला कौन होगा भाई? प्रोटीन। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे पास में कुछ हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है? अब ये क्या करेगा? ये पहुंचा यहां, अब ये जो बीच में रखा है कौन? ये हिस्टोन प्रोटीन, इसका फॉर्मेशन जो ये डीएनए आया अपनी श्रृंखलाओं के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन को लपेटेगा। क्या करेगा? लपेटेगा। अब ये यहां पे लपेटा, फिर यहां से निकल गया ये, और यहां से निकला, फिर उसको लपेटा। ये अंदर दिखेगा नहीं आपको, ये हाँ, वो निकलता हुआ दिखेगा बस वो इस तरह से। ठीक है, अब बात को समझना है कि ये क्या थे, यहां से यहां तक क्या था? ये डीएनए था। ये जो बनाया है मैंने, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। ये हिस्टोन प्रोटीन जब इस तरह से ऐसे जुड़ जाएगा तो फाइनली ये कैसा दिखता है, अब हमें देखते हैं। फाइनली ये ऐसे ना दिख करके कुछ इस तरह से, ऐसे लगता है कि जैसे छोटे छोटे गोल हो, एक श्रृंखला आई, एक पे लपेटी, फिर थोड़ी चली, फिर दूसरे पे लपेटी, तो थोड़े दाने दाने सामान दिखेगा। ठीक है, तो इस समय ये जो स्ट्रक्चर देखो, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये जोड़ करके जो मैंने बताया हिस्टोन प्रोटीन, ये सेकेंड पार्ट है मान के चले हैं, और ये जो आ रहा है यहां से लेके यहां तक आप जो देख रहे हैं, कुछ इस तरह का जो डायग्राम बना हुआ है, आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे?
इतने पार्ट को क्या कहेंगे, क्योंकि ये वाली जो कहानी है ना, यही आपको धोखा दे जाएगी। आप इसको क्या कहेंगे, क्योंकि यहीं से समझ आता है कि वास्तव में होने क्या वाला है। बताएं। ये हो गया क्रोमेटिन, ये क्या बने, और यही क्रोमेटिन आगे आकर के क्या करने वाले हैं आप देखें। यहां पर इस तरह से एक रचना होगी, ये रचना, और यही आएंगे इसके अंदर, बात को समझना, यही आ रहे हैं और फिर यही यही ऐसे 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 ये बना। ये है क्रोमेटिन, और ये जो कंप्लीट बना है ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, और ये जो बीच वाला भाग है ये कहलाता है सेंट्रोमियर। इसी को कहा जाता है क्रोमोमियर। ठीक, तो बिल्कुल बहुत से स्टूडेंट ना क्रोमेटिन में, क्रोमेटिड्स में, ये सब में बड़ा कंफ्यूजन बड़ा भारी पड़ा है। तो आप बात को समझ लें, ये डीएनए होता है, इसके बाद ये हिस्टोन प्रोटीन पे वो लपेटा मारता है, इसके बाद ग्रैन्युअल समान एक स्ट्रक्चर बनाएगा हार के समान, ये क्रोमेटिन कहलाता है। फिर ये जो डायग्राम होता है इसमें अंदर जाकर के ये कुंडलित रचना बना लेता है, और ये कुंडली रचना कब कहां कैसे काम आएगी ये हम देखेंगे हमारे कैरियोकाइनेसिस के समय में। और पूरे सेल डिवीजन के समय में, टोटल सेल डिवीजन में वो भाग कौन सा होता है जब क्रोमोसोम सबसे बेहतर दिखते हैं, स्पष्ट दिखते हैं, वो होता है मेटाफेज। अभी हम देखेंगे कैरियोकाइनेसिस के समय मेटाफेज कौन सी स्थिति है। लेकिन ये कल का जो हमारा लेक्चर था जिसमें थ्योरी तो हुई थी, स्ट्रक्चर हमारा नहीं हो पाया था, तो मैं ये चाहता था कि आज इसमें पहले मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से कल की कहानी को पूरी कर दूं। तो उम्मीद है कि ये तीनों बात अब क्लियर हो गई होंगी। अब यहां तक के स्टेप, ये क्रोमोसोम्स हुआ तो बिल्कुल क्लियर रहे, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम ये कंप्लीट क्या कहलाता है, क्रोमोसोम्स कहलाता है। ये कौन सी कंडीशन थी। इसके बाद याद होगा आपको एक फेज था, कौन सा फेज, एस फेज। कौन सा, संश्लेषण फेज था। इस संश्लेषण फेज में आपने एक बात बहुत अच्छे से देखी थी कल कि अमाउंट ऑफ डीएनए जस्ट डबल हो जाता है, डीएनए का अमाउंट क्या हो जाता है, डबल, लेकिन क्रोमोसोम्स नहीं। तो क्यों ना इसको थोड़ा डायग्राम से समझने का प्रयास करें कि यार ऐसा कैसे होता होगा, क्या उसके अंदर हमारे अंदर मानसिकता पैदा होना चाहिए, वो देखो। तो अब बात को समझना, ये है आपका, ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। अब क्रोमोसोम्स है तो ये क्रोमोमियर है, ठीक है। अब बात आती है इसमें होता क्या है। इसमें रेप्लिकेशन होगा संश्लेषण फेज में। आपने देखा था सिंथेटिक फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन मतलब अपने समान, ठीक। तो अब क्या होने वाला देखिए यहां पे, ये जो है ये तो है ही है पहले से, ये है ही पहले से। अब यहां से क्या करता है, ये ऐसी रचनाएं उत्पन्न करेगा, किया। यहां से अब ये लूपिंग तैयार हो जाएगी। अब देखें कि जो डीएनए ने अपना अमाउंट डबल कर लिया, और अगर एनसीईआरटी बुक में चेक करेंगे वहां एक टर्म आता है एनसीईआरटी बुक में, अगर इसको 2C माना है उसने तो उसको जस्ट डबल यानी इसको क्या मानेगा, 4C, ठीक। लेकिन आपको लगता होगा सर ये इस लूपिंग में ये एक क्रोमोसोम्स है, यहां भी एक ये हो जाना चाहिए और एक ये, तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए, गुणसूत्र भी डबल हो गए। तो सर आप तो कहते हैं कि डीएनए डबल हो रहा है लेकिन क्रोमोसोम्स डबल, लेकिन फिर यहां वो कहां बात दिख रही है। तब मेरी बात याद रखना, तब मेरी बात याद रखना कि किसी भी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में उसकी संख्या कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि क्रोमोमियर कितने,
सेंट्रोसोम जो बीच का होगा ना क्रोमोसोम, वो कितने हैं, यानी ये बीच वाला ये कितना है, यहां एक है, यहां भी वो अभी एक ही है, भले वो डबल हो गया लेकिन अभी कितना है, एक है। और उसकी संख्या बताती है कि क्रोमोसोम्स कितने हैं। तो अभी भी यहां एक ही क्रोमोसोम्स हैं और यहां भी कितने क्रोमोसोम्स हैं, ये था एस फेज का डायग्राम के माध्यम से वो पॉइंट जो आपको समझना जरूरी था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में आप इतने पॉइंट को और जोड़ लेंगे तो ये मान के चले कि वो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, मानसिकता सेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे आगे कि जब हमने इंटरफेस देख चुके थे, G1 S और G2 फेस हो चुका था, सारा डिटेल हो चुका है इसका। अब हम आते हैं, एंट्री करते हैं किसमें, डिवीजन फेज, यानी कि माइटोटिक फेज भी कहते हैं इसे। और इसके दो भाग है, K का मतलब है कैरियोकाइनेसिस और C का मतलब है साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक का टूटना, लेकिन केंद्रक का टूटना एक ही स्टेप है, लेकिन उसके भी सब डिवीजन किए गए हैं बातों को स्पष्ट समझाने के लिए। तो 4 भाग है उसमें, पीमेट। तो अब हम अगला डिटेल देखते हैं पीमेट क्या है। ठीक है, इसके स्टेप टू स्टेप एक एक हम चलेंगे साथों साथ। पहले आप यहां पर नोट जरूर कर लें। अब स्टूडेंट्स हम देखने जा रहे हैं ये जो कैरियोकाइनेसिस के 4 पार्ट हैं, पी मैट, पुराना मैट। पी का मतलब हो गया आपका प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, अब इन तीनों स्टेज को समझना है कि आखिरकार होता क्या है। हम जानते हैं कि सेल डिवीजन के G2 पार्ट में लगभग डिवीजन हो चुके थे। ठीक है, लेकिन अब केंद्रक कैसे टूटेगा। अब एक बात बताइए, कोई एक कवर्ड प्लेस है, वो टूटेगा मतलब कैसे टूटेगा, वो सबसे पहले बाहर का कवर टूटेगा ना, सीधी सी बात है। और न्यूक्लियस का कवर कौन होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो इसके अंदर ये अगर आपके पास में ये एक सेल है और मान के चले ये सेल है और ये अंदर जो है वो ये क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है, ये क्या है आपके पास में, यहां पर ये डीएनए है। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है, यहां कहीं ना कहीं एक क्या होता है, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये जो है वो न्यूक्लियस क्या है, मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस है। ठीक, समझ रहे इस बात को, क्लियरिटी के साथ पता होनी चाहिए। अब समझना यह है कि ये जो अपने पास में ये क्या है, ये, और हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का टूटना है। ठीक है, अब केंद्रक का फर्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोफेज। प्रोफेज मतलब जो केंद्रक टूटने की प्रारंभिक स्थिति है। अब केंद्रक टूटने की प्रारंभिक स्थिति है, भाई हमको सेल से मतलब ही नहीं है अभी, तो हमको केंद्रक से मतलब है। तो केंद्रक में कौन टूटेगा भाई, यहां पर केंद्र की झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब ये धीरे धीरे टूटना प्रारंभ करेगी, टूट जाएगी पूरी ये नहीं कह रहा हूं मैं, यहां पे टूटना प्रारंभ करेगी। और यहां पर ये जो है वो कहलाता है अर्ली प्रोफेज, ये अर्ली प्रोफेज है। अब बोलेंगे सर ये अर्ली प्रोफेज और एक लेट होता होगा, फिर तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते होंगे। तो डिफरेंसेस ये होते हैं कि अभी आप देख रहे हैं जो डीएनए है बहुत ही गुथा हुआ है, यहां पे डीएनए बहुत ही गुथा हुआ है। अब जब कुछ देर बाद जब इसकी कंडीशन आएगी तब क्या होने वाला है, ये हो गया आपका सेल, ये जो इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी धीरे धीरे टूटना। समझ रहे, देखो खंड खंड बना दिया ना मैंने,
मतलब धीरे धीरे क्या करेगा, ये टूटना प्रारंभ करेगा। ये गैप आ गए बीच बीच में, देखो आप, ये गैप आ रहे हैं, ये गैप आ रहा है। एक तो यहां पे ये टूटना प्रारंभ करेगा, ठीक, यानी यहां पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा। डिसअपियर मतलब ये टूटना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहां पर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो अर्ली प्रोफेज है, अब यहां पे ये जो बनाया है मैंने, वो किसका है, लेट प्रोफेज। बोले क्या डिफरेंसेस आ जाएंगे, ये डिफरेंस आएगा कि ये जो डीएनए गुथा हुआ है, यहां पे कैसा है, ये गुथा हुआ है, यहां पे क्या होगा, थोड़ा सेपरेट सेपरेट होगा। यहां कुछ समझ आएगा कि कैसे रूप में है। कुछ इस तरह से ये सेटल हो जाएगा। तो हम ये बात को समझ लें कि इस प्रोफेज के अंतर्गत होता क्या है। प्रोफेज जो है वो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप होता है। इस स्टेप में दो मुख्य काम होते हैं। सबसे पहले तो कौन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो गुथा हुआ डीएनए होता है वो थोड़ा सेपरेट होने लगता है, ये फर्क पड़ता है। साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस में अगर हम देखें तो न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी क्या होने लगते हैं, डिसअपियर। ये पूरा किस में होता है, ये सब ये प्रोफेज में होता है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी, प्रोफेज। उसके बाद हम देखते हैं मेटाफेज। तो ये प्रोफेज के पॉइंट्स को पहले आप नोट कर लें। तो फाइनली सारांश हमारा क्या निकला कि प्रोफेज में क्या होना है, केंद्र की झिल्ली टूटना प्रारंभ कर देती है, जो गुथा हुआ डीएनए वो सेटल होने लगता है। इसके अलावा गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक, और ये भी क्या होने लगते हैं, ये डिसअपियर होने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसका सेकंड कंडीशन, पीमेट। ये प्रोफेज है। अब ये हमारे पास आता है, एम की बारी आती है। एम यानी क्या होगा, मेटाफेज। मेटाफेज यानी मध्यावस्था। अब ये जो मेटाफेज है ना, मेटाफेज में भी शुरुआती दौर में होगा क्या, मेटाफेज में सबसे पहले तो ये समझे। तो देखिए, ये आपके पास क्या है, एक सेल, ये बीच में क्या था, न्यूक्लियस था। लेकिन बात को समझना, जब ये न्यूक्लियस टूट रहा था, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन टूट रहा था, इस बीच में इसके अंदर एक क्या रहा होगा, सेंट्रियोल भी रहा होगा, है ना। तो ये जो क्या रहा होगा, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल को अगर हम ऐसे डेवलप देखें तो वो कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से जुड़ा रहा होगा, ठीक। और ये एनिमल्स में होता है, आपको पता है। और ये जब जुड़ा रहता है तो अब ये वाला सेंट्रियोल और ये सेंट्रियोल ये क्या करेगा, ऐसे करके कनेक्ट जरूर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये अलग अलग ध्रुवों में जाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, ठीक है। और जब वो अलग अलग ध्रुवों में चले जाएगा तब क्या कंडीशन होगी उसको देखते हैं हम। जब इस तरह से वो एक यहां पहुंच गया और एक यहां पहुंच गया, ठीक है। और ये चूंकि झिल्ली जो है वो तो गायब हो चुकी थी, वो हम वहां हुई नहीं थी, अब यहां पे पूर्णतः हो जाएगी। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पूरी कंप्लीट डिसअपियर्ड हो जाएगी। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होने वाला है, कंप्लीटली डिसअपियर। जबकि प्रोफेज में वो स्टार्ट होती थी, टूटना स्टार्ट हो रही थी, यहां पे कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिसअपियर। तो ये हो गया। अब यहां पर दो भाग बनेंगे, कौन बनाएगा, उसकी जड़ कौन होगी, वो होगा सेंट्रियोल।
क्या होगा? ये सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो भाग बने, ये दो सिरों पर पहुंच गए हैं सेंट्रियोल, ठीक। यहां पर कौन घूम रहा है? इस तरह से ये क्या है? ये डीएनए। लेकिन ये डीएनए में थोड़ा आगे पीछे बना दूं। अब ये जो डीएनए है ये इनसे जुड़ा रहेगा इस तरह से, ये जुड़ा है और यहां से इस तरह से जुड़ा है। ये जब मेटाफेज की स्थिति आती है, मेटाफेज की स्थिति आती है तो इस मेटाफेज की स्थिति में क्या होता है कि ये सेंट्रल किनारे पे तो चले गए, है ना, और ये सेंट्रियोल के ये जो तंतु निकले होते हैं भैया, ये प्रोटीन तंतु होते हैं, ठीक है, ये फाइब्रस होते हैं। ये जो फाइब्रस होते हैं ये क्या करते हैं, जो बीच में डीएनए है ना, डीएनए, तो डीएनए क्रोमोसोम्स जो होता है, क्रोमोसोम्स हम एक इतनी संरचना बना के चलते हैं बस। अभी यहां पर ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, इस क्रोमोसोम्स में भी ये बता दूं मैं आपको कि यहां पर एक थोड़ा सा कैप नुमा रचना होती है भैया, ये क्या होती है? हाँ, और यहां से जुड़े होते हैं ये तंतु जो सेंट्रोसोम से जुड़े होंगे। ये जो रचना है ना, ये इसको काइनेटोपोर कहते हैं, काइनेटोपोर कहते हैं। ये बड़ा माइनर पॉइंट होता है कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन का। यानी हम कई बार क्या करते हैं, यहां से ये जोड़ तो दे रहे हैं लेकिन उसका डेवलप अगर आप देखो तो ऐसे ये जो पॉइंट से ये कहलाता काइनेटोपोर कहलाता। अब समझना, यहां पर दो कंडीशन है मेटाफेज में। तो मेटाफेज में दो कंडीशन के पहले ये कंडीशन होती है कि यहां जो डीएनए है ना, ये सॉरी क्रोमोसोम्स है, जो ये क्रोमोसोम्स कैसे हैं अभी, कोई ऊपर कोई नीचे कोई कैसे, ठीक है। लेकिन इसी मेटाफेज के थोड़ा देर जब लेट हो जाता है, लेट मेटाफेज, उसमें क्या होता है, ये जो आप देखो ऊपर नीचे दिख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं होगा, इसका फाइनल एक डायग्राम होगा। वो फाइनल डायग्राम यहां देख लेते हैं। फाइनल डायग्राम जो होगा उसके अंतर्गत ये हुआ आपका क्या, क्रोमोसोम। ये जो आपको दिख रहे हैं ना एकदम लाइन से बीच में एक पट्टी बना लेंगे। क्या बनाएंगे? बीच में एक पट्टी, यानी कुछ इस तरह से, ये ऐसे बिल्कुल सीधे में आ जाएंगे ये, और सीधे में आएंगे पूरे सीधे में, बहुत सारे एक पंक्ति के रूप में हो। अब यहां से इसको इस तरह हम मिला दें, इस तरह मिलाया, मिला है। अब यहां बात समझना है कि यहां मेटाफेज नाम रखने की वजह क्या थी। मेन बात यह है कि ये अपनी ओर खिंचाव रखेगा, ये अपनी ओर अभी खींचने को तैयार है लेकिन अभी सेट हुआ, तो ये पूरी स्थिति कहां पे है, ये। और ध्यान रखना, ये मेटाफेज में हम स्टार कर दें, ये वो स्थिति है जब सबसे बेस्ट क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इससे बेहतर आपको पूरे सेल डिवीजन के अंदर कहीं नहीं दिखाई देगा। अब यहां पर देख लें, ये जो एक ऐसे निकले होते हैं, इसकी मूछी, ये क्या है जानते हो? ये एस्टर, ये क्या होता है, और ये भी एस्टर, ठीक है। अब बात आती है, यहां देखना, कुछ बारीकियों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो बारीकियां क्या है, कुछ कलर यूज कर लें, अभी आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहां पर देखें, पहले सबसे पहले मैं यूज करवाता हूं आपको, ये देखें आप, यहां से लेकर, ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहां से सीधे सेंट्रियोल से सेंट्रियोल का कनेक्शन, सेंट्रियोल का ये तंतु एक होगा, ठीक है। ये एक यहां से मैं उस तरह से ऐसे ले जा लूं और छोड़ दूं, ये कंप्लीट सेंट्रियोल को सेंट्रियोल से जोड़ रहा है, ये सेंट्रियोल को नहीं जोड़ रहा, आधे में आके छूट गए। एक ये है, ये वाला आप देखिए, ये वाला, ये जो है,
ये किसको जोड़ रहा है? ये काइनेटोफोर, ये जो बताया मैं, ये किसको जोड़ रहा है? काइनेटोफोर को जोड़ रहा है। ठीक है, तो इनके अपने कुछ नाम होंगे, तो वो नाम कौन से हैं? तो बात समझना, यहां पर ये जो है, ये देखो, ये वाला देखो क्या है, ये लगातार जुड़ा है, तो क्या मैं इसको कंटिन्यूअस कह सकता हूं? कंटिन्यूअस फाइब्रस। कौन सा हो गया? ठीक। और ये आधे में आके जुड़ गया, तो क्या मैं इसको कह दूं डिसकंटिन्यूअस फाइब्रस कह दूं? ठीक है, ये जो है ये किसको जोड़ा है? गौर से देखो, हाँ, यानी कि क्रोमोसोम से कंप्लीट जाके जुड़ा है, तो इसको मैं नाम दे सकता हूं क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल फाइब्रस दे सकते। और ये जो बीच में है, ये इंटरजोनल कहलाता है। ये कहलाएगा, ये जो बीच में लाइन बनी ये कहलाएगा। चलिए, तो मेन यहां पे समझना है कि कंटिन्यूअस फाइब्रस क्या करता है? दोनों ही सेंट्रियल को जोड़ता है। डिसकंटिन्यू एक को जोड़ेगा, जबकि ये जो काइनेटोपोर से जो जुड़े हैं, जो कंप्लीट क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, वो कहलाएगा क्रोमोसोमल फाइब्रस। और ये जितने फाइब्रस हैं, ये तंतु, ये सारे प्रोटीन होते हैं। ये क्या होते हैं? तो आपको ये बात क्लियर होगी कि मेटाफेज में फाइनली होता क्या है, क्लियरिटी के साथ में। मेटाफेज में होता यह कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, टूट जाती है। सेंट्रियल इसके दो विपरीत ध्रुवों साइड जाते हैं। जितने डीएनए और क्रोमोसोम्स होते हैं बीच में सेट हो जाते हैं। पहले वो ऊपर नीचे सेट होते हैं, कुछ देर पश्चात लेकिन वो सारे क्रोमोसोम्स बीचों बीच में एक लाइन के रूप में आ जाते हैं। इसे ही मेटाफेज की मूल अवस्था कहते हैं। और ये वो अवस्था होती है जब कंप्लीट सेल डिवीजन में क्रोमोसोम्स को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। जब इनकी पोजीशन होती है तो कुछ तंतु होते हैं जो प्रोटीन के होते हैं। इसमें तारक केंद्र से तारक केंद्र को जोड़ने वाला कंटिन्यूअस फाइब्रस होता है, और जो कंप्लीट नहीं जोड़ता वो डिसकंटिन्यू फाइब्रस। जो तंतु को किससे जोड़े? तंतु को क्रोमोसोम्स के काइनेटोपोर से, वो कहलाता है क्रोमोसोमल। और ये ऊपर कुछ डॉट डॉट जो निकले हुए हैं, ये एस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रियोल का होना ये एनिमल्स का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ आपका कौन सा? मेटाफेज। इसको आप क्लियर पहले अच्छे से देख लें, और फिर मैं लेकर चलता हूं आपके लिए एनाफेज। अब हमारी कंडीशन आती है कि एनाफेज क्या है। ठीक है, एनाफेज जो है ये मेटाफेज के बाद की कंडीशन है। अब ये जो क्या थे यहां पे सेंट्रियोल के दो भाग बने थे, ये अपनी ओर खींचना प्रारंभ करेंगे। हल्का सा मैंने कल बताया था, पर आज स्पेशली है, ये क्या करेंगे? खींचना प्रारंभ। अब खींचना प्रारंभ करेंगे तो फिर कल की कंडीशन बताया था मैंने आपको ऐसी वाली। फिर भी क्या कंडीशन मैंने बताया ना, जैसे मैं हूं ना, ये मेरे दो हाथ हो गए और दो पैर हैं, दो हाथ और दो मेरी पीछे की बॉडी। ये बीचों बीच में क्या है? मेरा ही सेंट्रोमियर है। अब यहां एक क्या है? सेंट्रियोल है, और एक यहां। अब यहां पे मेरे पास क्या लगा? काइनेटोपोर यहां भी, काइनेटोपोर यहां भी है। बात को समझने का प्रयास करना है। पहले नॉर्मली बता दे रहा हूं मैं। इस तरह से होगा। अब बात को यह समझें, यहां पर एक क्या है? सेंट्रियोल है, और ये भी, ये इससे जुड़ा है, और ये इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा, और ये करेगा। तो फिर कैसे होगा बताओ? जब ये इस दिशा में खींचेगा और ये इस दिशा में, लेकिन मेरा हाथ दूर जाना नहीं चाहता, ये भी नहीं, जबरदस्ती खींच रहे हो। अब ये ऐसे, तो जब बीच वाला भाग खींचेंगे तो ये हाथ कैसे होगा? ऐसे, ये वाला हाथ ऐसे, और पैर। यानी कि अब ये जब खिंचाव होगा
तो खींचने के बाद को कंडीशन ऐसी बनने वाली है, ये इस दिशा में खींच रहा है, ये इस दिशा में खींच रहा है। अब इनके बीच में क्या आने वाला है, यहां पे गिव, ये इधर खींचेगा तो ये ऑलरेडी ये डंडी इस साइड होगी, ये इस साइड, ये यहां, और ये ऐसी सिचुएशन होगी। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर में कि सिचुएशन क्या बनने वाली है। यहां पर ये सेंट्रियोल, यहां पहले में छोटे छोटे ऐसे ये इस तरह से, ठीक है। अब ये अपनी अपनी ओर क्या करने, खींचना प्रारंभ। तो यहां से ये क्या हो रहा है, अब गिव, ये खींचना प्रारंभ कर देंगे और एक समय ये आएगा कि ये सब जाके पास में सेट हो जाएंगे। जैसे जैसे ये इस दिशा में खींचते चले जाएंगे, ठीक, खींचते चले जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब वो यहां पर ये सेंट्रियोल है बिल्कुल पास पास में, ये ऐसे हो जाएंगे। समझ गया ना अभी इसका डॉट का मतलब, ये सेंट्रियोल, ये, ठीक। तो इस तरह से यहां पे खंड बनना स्टार्ट हो रहा है। यह सेंट्रियोल है और ये उनके क्या है, क्रोमो, तो सेंट्रियोल बना रहेगा, और ये क्रोमोसोम्स क्या है, एक प्रकार की डीएनए है ना। तो ये ऑल ओवर इतना पार्ट अलग से एक केंद्रक बना लेगा और ये अलग से एक, ठीक। तो अभी तो केवल ये अलग हुए हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, अभी अलग अलग होगा, दो पार्ट हो गए। अब क्या होगा, झगड़ा पूरा हो रहा है एंड, तो बोले चल दीवार ही बना दो ना, हमारी उससे बात होगी ना उसकी हमसे बात होगी। अब यहां पर इस स्टेज में आने के बाद ये जो एनाफेज कंडीशन है, उसके बाद लास्ट कंडीशन होती है हमारी टी, कहने का मतलब क्या होता है, टेलोफेज। अब टेलोफेज में क्या होने वाला है, यहां पर सेंट्रियोल है, यहां पर इसके पास कौन आए हैं, ठीक, ये भी सेंट्रियोल, इसके पास भी कौन है, बहुत सारे, मैं ऐसे समझाने के लिए थोड़े। अब यहां पर ये जो टीलोमियर है जस्ट अपोजिट होगा प्रोफेज का। प्रोफेज में क्या होता था, झिल्ली टूटती थी ना, झिल्ली टूटती थी, या झिल्ली बनेगी। अब इसके चारों ओर क्या बनने वाला है, हाँ, इसके चारों ओर अब बनेगा, यानी अपीयरिंग होगा। अब यहां यानी यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होगी, अपीयर होगी, डिसअपीयर नहीं, क्या होगी, अपीयर। मतलब न्यूक्लियस मेंबर जो है वो बनेगी, निर्मित होगी। तो इस तरह से आप देखें केंद्रक कितने भागों में बट गया, केंद्रक का दो भाग में बटना अंतिम स्थिति जिसे हम टेलोफेज के नाम से जानते हैं। और टेलोफेज जस्ट अपोजिट होता है किसके, प्रोफेज के, ठीक है। वो सारी चीजें जो वहां टूटी थी वो सारी चीजें यहां पे आ गई। क्लियर है, केंद्रक का विभाजन हुआ, ये कैरियोकाइनेसिस है। और अब हम देखेंगे क्या, साइटोकाइनेसिस, यानी कि अब कोशिका द्रव का विभाजन होगा। लेकिन उसे भी देखने के लिए दो भाग बनाने होंगे हमें। इसमें दो भाग ऐसे बनाने होंगे कि एनिमल में अलग होता है और जो प्लांट होते हैं उनमें अलग तरीके से होता है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे एनिमल में कैसे होगा और प्लांट में कैसे होगा, पर यहां तक आप सबसे पहले देख लें। अब हम ये देखते हैं कि जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन प्लांट और एनिमल में कैसे होगा। तो अभी तक हम ये देख चुके थे, एनिमल के अंदर हम बात करें तो चूंकि हमारे पास यहां न्यूक्लियस बन चुका है, हम एक शॉर्ट पे लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, जस्ट यहां से ये एक कंस्ट्रिक्शन होगा। कंस्ट्रिक्शन का मतलब है कि संकीर्णन होगा। यहां से क्या होने वाला है, संकीर्णन होगा।
और इस संकीर्णन के पश्चात आप देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह की रचना बन जाएगी और फिर बाद में ये यहां से खंडित हो जाएगी और ये बनेंगे दो सेल बनेंगे। ठीक है, और इनमें कितने गुणसूत्र होंगे ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का विभाजन है। अगर ये समसूत्री विभाजन है तो यदि इनमें जब ये विभाजन हुआ था केंद्रक का तो यहां कितना होगा 2n 2n, यहां 2n 2n और ये 2n। ठीक है, और हमारे शरीर की जितनी कोशिकाएं कायिक वृद्धि करती हैं, चाहे पौधे की क्यों ना हो, कायिक वृद्धि यानी हमारे शरीर की वृद्धि का काम करें, जनन से कोई लेना देना, तो वो कहलाती हैं कौन सी? समसूत्री। समसूत्री होता है और जनन वाले में भी समसूत्री होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। जब आप अपने बॉडी में हम जानते हैं कि जो गोनेट्स होते हैं, है ना, कौन कौन से होंगे? टेस्टिस और ओवरी। तो शुक्राणु और अंडाणु में जब पहली बार जब होता है फर्स्ट टाइम, तब 2n से क्या होगा? n। लेकिन इसके बाद इसमें फिर से क्या होगा? समसूत्री होता है, ये आपको पता है, n n n n, ये अभी आएगा डिटेल में। अब लेकिन अभी हमारा टारगेट है कि हम देख रहे हैं साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव का विभाजन होगा अब। ठीक है, अब कोशिका द्रव का विभाजन यदि एनिमल की हम बात करते हैं तो एक संकीर्णन हो जाता है और संकीर्णन के बाद फिर वो दो खंडों में बंट जाता है। लेकिन जब प्लांट की बात आती है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि प्लांट में ये एक मेम्ब्रेन नहीं होता है बाहर, उसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। अगर आप इसका कंसेप्ट देखेंगे, आप कुछ इस तरह से देखें, और यहां पर ये क्या है? वही केंद्रक का जो विभाजन हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है पता है आपको? यहां पर एक छोटी सी पट्टी, वहां खांच बनता था ना, यहां पर ऐसा नहीं होगा, ये छोटी सी पट्टी का क्या होने वाला है? ये छोटी सी पट्टी, और आगे चल के यही छोटी पट्टी जो है थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी होते होते जाती है। और जब ये बड़ी होने लगती है ना, जब ये इसको लैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्लेट। ये प्लेट निर्मित होता है। इसके बाद अगला जो कंस्ट्रिक्शन होता है इसका, वो कैसे होने वाला है? इसी डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे, यहां से ये भाग जो है वो ब्रेक होने वाला है और होने ये वाला है कि अंदर से इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, और ये जो सेकेंड लेयर है वो इस तरीके से ऐसे होता। यहां पे कंस्ट्रिक्शन होता था और फिर दो भाग बढ़ता था। लेकिन प्लांट में कंस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसके बीचों बीच में एक प्लेट का निर्माण होता है जो पैक्टेट की बनी होती है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? पैक्टेट का जमाव होता है, और पैक्टेट का जमाव होने के बाद उसमें होता है हेमी सेल्यूलोज का जमाव, फिर होता है सेल्यूलोज। ये जमाव होते हैं, इनसे ही आपने देखा होगा कि प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति, जब आपने पौधों प्लांट्स के लिए बाहर का वॉल पढ़ा होगा ना आपने, तो उसमें आप देखे होंगे लेयर थी, प्राथमिक भित्ति द्वितीयक भित्ति। तो वो प्राथमिक और द्वितीयक भित्ति जो हैं वो इन्हीं से ही निर्मित होती हैं। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये दो भागों में फिर खंडित हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल में कंस्ट्रिक्शन होता है, जबकि प्लांट में एक छोटी सी प्लेट बनती है, वो पैक्टेट पदार्थों की होती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और वो बढ़ के दो ब्लॉक बनाती है, और ब्लॉक बनाने के बाद दो भागों में ये बढ़ जाता है। और उसी लैमिली जो पैक्टेट के पदार्थ के जमाव की वजह से होता है, उसी में हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज का जमाव भी होता है। ठीक है, तो आगे जो साइटोकाइनेसिस है वो डिपेंड करता है कि एनिमल है या फिर प्लांट है। यहां तक क्या कोई कंसेप्ट में क्लियर?
तो आज का ये जो पूरा है हमारा लेक्चर नंबर 2 और आज का लेक्चर नंबर, ये 2 लेक्चर मिला के आपका सेल डिवीजन या सेल साइकिल हम कहें, सेल साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो सेल का डिवीजन 2 भाग है। पहले इंटरफेज है आपका तैयारी G1 S और G2 फेज, फिर है डिवीजन फेज। इसके 2 कंडीशन है, कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में हमने देखा पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और फिर हुआ साइटोकाइनेसिस एनिमल एंड प्लांट्स में। तो इस तरह से हमारा जो सेल साइकिल है ये मोस्टली एंड होता है। और अब हमें बस इतना अच्छा ध्यान रखना, जो समसूत्री की बात होती ना, ये ऑलरेडी समसूत्री का ही है, ये जो पूरा है विभाजन ऑलरेडी समसूत्री। केवल मुझे ये बताना पड़ेगा कि जो अर्धसूत्री होता था, अर्धसूत्री में क्या कंडीशंस आएंगी। तो अर्धसूत्री में यही सिचुएशन होने वाली है, लेकिन एक थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक स्पेशल पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जीन विनिमय की क्रिया होगी। जब समसूत्री की बात आती है तो एक कोशिका जिस गुणधर्म को रखती है उससे बनने वाली कोशिका भी उसी गुणधर्म को रखती है, क्लोन बनते हैं। लेकिन जब मैं अर्धसूत्री विभाजन पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखेंगे कि उसमें जो मदर सेल होते हैं, एक माता का और एक, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो उस सिचुएशन में क्या होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर होने का मतलब क्या होता है, गुणसूत्र का आदान प्रदान, गुणसूत्र के एक छोटे से खंड का आदान। जब वो आदान प्रदान होगा तो उससे जो नया जीव उत्पन्न होगा उसमें नए लक्षण उत्पन्न होंगे। और जितने हाइब्रिड किस्म की पौधे, प्लांट जो भी हम तैयार कर रहे हैं, बीज वगैरह, ये हाइब्रिड किस आधार पे तैयार किया जा रहा है, इसी आधार पे, क्रॉसिंग ओवर पे ही ये सब डिपेंड है। ठीक है, क्लोन बनाना, क्लोन मतलब जैसे का वैसा बनाना हो, तो आपको फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, और मियोसिस के साथ साथ हम माइटोटिक डिवीजन के साथ उसका कंपैरिजन भी करेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे नेक्स्ट में कि इनके आखिरकार हमारे दैनिक जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है डिवीजन का। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, ये एक प्रैक्टिस सेशन है, और जो हम टेंस या और कुछ भी एरर हो सकते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एरर छांटने हैं। ठीक है, कौन से एरर है ये बताने हैं। तो सबसे पहले ये कि दे वांट्स टू कम, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे कैन डिड, the gold is precious metal and he has gone to school. There are some mistakes in questions and find out what is the mistake. First point that is incorrect is S. S नहीं आएगा. Yes, he is playing cricket. Yes, spelling of playing is incorrect. PLAYNG. They can did. हाँ, ये है मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो डिड जो यूज होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म में। द गोल्ड इज प्रेशियस, गोल्ड नेवर हैज आर्टिकल, इफ हैज आर्टिकल दैट टाइम इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, इज ही हैज गॉन, स्पेलिंग ऑफ गॉन इज रॉन्ग। ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी हो सकता है, नहीं तुम टेंस में हेल्पिंग वर्ब की गलतियां चुन रहे हो और पूछा कुछ और है उसने। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 इज दैट द टीचर एंड स्टूडेंट ब्लैंक गोइंग, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा इज, बट यहां टीचर एंड करके ये है, तो ये तो मिला के प्लूरल हो गया ना। हाँ हाँ, अगर यहां पर ऐसा होता, क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर एंड स्टूडेंट, फिर यहां पे क्या आ जाता, आर आता, क्योंकि द अलग अलग लगने से ये सेपरेट अलग अलग हो गए।
इससे ये कहलाता आपके पास में, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होता, आर या फिर हो सकता है कि यहां पे वर, और यहां पे ये द है यहां पर, यहां द नहीं है, ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर। तो यहां पे इज लगेगा या ज्यादा से ज्यादा इज के साथ में वाज लग जाता। अब शैल विल भी चल जाएगा उस आधार पे, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो ये था। ये क्लियर है? अब देखते हैं हम, यहां एक बात बताओ, जो समरी आपके पास होती है हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब की जो समरी है उसके बारे में आप जानते क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो एक्सिलरी वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब यानी जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इनमें क्या अंतर होता है? हाँ, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो कितने हैं? 10। क्या था कोड? ओ कोरोना सुनो वर्ल्ड में। इसके बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? ये मॉडल वर्ब की विशेषता है। और हेल्पिंग वर्ब ये अकॉर्डिंग टू किसके चलती हैं? टेंस के चलती है। इसमें फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट से लेके 5 फॉर्म तक हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी जानते हैं। और फोर्थ और 5, तो फोर्थ फॉर्म कौन सा है? आईएनजी लगाने वाला, और फिफ्थ फॉर्म यानी जब एस या ईएस लगाया जाता है। प्रेजेंट टेंस में याद करो, एस या ईएस लगाते हो, वो फिफ्थ फॉर्म कहलाता है, और फोर्थ फॉर्म आईएनजी। और 1 2 3 आप सबको मालूम है, ठीक है, नोट करें इसको। डॉलर देन मी, ठीक, अभी नहीं सर, ही इज टॉलर, वो टॉल है, देन मी किसके तुलना में? ठीक, मुझे नहीं आएगा, देन आई आएगा, ठीक है। अब बात को समझो, यहां पे टॉलर आ रहा है, अब बोले कि वो सबसे ऊंचा है, अब किसी से कंपेयर, सबसे ऊंचा जैसे हिमालय इज टॉलेस्ट, हिमालय इज टॉलेस्ट, यानी ये क्या हो गया? सबसे ऊंचा ना, कंपेयर की बात ही नहीं है। तब आपको पूछा जाता है, सामान्य क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत खतरनाक नहीं होते। जब यहां पर देन लगता है तो उसके जस्ट पहले कौन सी डिग्री लगेगी? गुड बेटर बेस्ट में क्या लगना चाहिए यहाँ पे? बेटर। और यहां क्या लगेगा? ये क्वेश्चन एक सरल किस्म का क्वेश्चन है जो आप इजीली बना सकते हैं। 1 नंबर यहां, और आर्टिकल का 1 नंबर, ठीक। और आर्टिकल आपको ना नॉर्मल कौन से पूछता है, जो आपने बचपन से पढ़े, वो यही पूछता है, कौन से वाले? ए एन द। अब ए एन द के अपने अपने रूल्स हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और कुछ फॉलो नहीं करते हैं, है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले धोखा देने का प्रयास करता है वो जो नाउन के साथ में आर्टिकल जब बताता हूं आपको, द वाला, मतलब यानी फेमस व्यक्ति का नाम देगा और सामने आर्टिकल देगा। और आप यही, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि ताजमहल बहुत फेमस है, ये फेमस है, कोई फेमस हो तो उसमें द वाला, है ना। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि धोनी को द धोनी बनने में टाइम लगा, सचिन को द सचिन बनने में टाइम लगा, इसका मतलब क्या है? हाँ, तो कई बार होता ये है कि हम सोचते हैं ये इस आधार पे है ना, कई बार बचपनी हरकत होती है, ऐसा नहीं, इसका उच्चारण किस आधार पर, लेकिन जैसे कि देखिए HOUR, इसको हम पढ़ते क्या है? आवर पढ़ते। ऐसे तो ये कंसोनेंट है ना, तो उस हिसाब से क्या लगना चाहिए था? तो बात हुई कि हेलो, हिंदी के हिसाब से आपका स्वर आना चाहिए। अगर हिंदी के हिसाब से स्वर, शब्दों पर ध्यान, नहीं तो गलत कर लोगे। अब जैसे ये है यूरोपियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन य हिंदी के हिसाब से क्या आ रहा है? य। तो अब यहां पे एन नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ध्यान रखो, यानी आप देखो कंफ्यूजन, यहां एच आ रहा है तो ए आना चाहिए था, लेकिन हम आवर पढ़ते इसलिए ए ना आके क्या आएगा? एन आ रहा, पहली बात।
दूसरी बात यहां पे आप देखो, यूरोपियन स्पेलिंग चालू हो रही ई से तो आना चाहिए एन, लेकिन यह है सही मायने में हिंदी के हिसाब से, और वो एक स्वर नहीं है, मतलब यहां क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें हम जानते हैं कि कंपटीशन एग्जामिनेशन में सीधा सीधा तो पूछने वाला है नहीं वो, तो कुछ ऐसे कंफ्यूजन को लेकर के वो आर्टिकल पूछेगा, या तो नाउन के साथ जो कंसेप्ट बताया हूं उसके अलावा फिर वो नहीं पूछती, यही टफ माने जाते हैं। अब आपको इसलिए वो सरल लग रहा है क्योंकि उस तरीके से आपने थोड़ा सा पढ़ लियो बीच में, ठीक है ना। और ध्यान रखना, तुम कितने ही नियम रट लो, जब तक कि प्रैक्टिस पे नहीं आओगे आप, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी क्वेश्चन लेकर के, तब तक ये कुछ नहीं होने वाला है। तो ये कंसेप्ट क्लियर। तो इससे क्या होगा आपका कि टेंस के 3 नंबर, वॉइस का 1, आर्टिकल का 1, डिग्री का 1, कितना हुआ, ये नंबर हुए आपके 6 नंबर हो गए। धीरे धीरे करके स्टेप टू स्टेप, जो हम नरेशन पढ़ लेंगे तो हम नरेशन का 1 नंबर और मान लेंगे। अच्छा, कुछ चीजें तो ऐसी हैं स्पेलिंग मिस्टेक वाली आएगी, ठीक है, वो एक अलग कंसेप्ट हो गया। जैसे यहीं पे हमने अभी कुछ करवाया तो 4 ऑप्शन देता है, निम्न में से कौन सा गलत है, 4 स्पेलिंग दिए बस हो गया, आपको चूज करना है, तो वो स्पेलिंग पावर आपका होना चाहिए। उसके बाद स्पेलिंग पावर के बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा स्पेलिंग पावर का, एक सिनोनिम्स आएगा, एक एंटोमीज आएगा, मतलब समानार्थी और पर्यायवाची, जैसे हिंदी में अपन पढ़ते हैं, तो चूंकि इंग्लिश भी तो एक साहित्य है तो इसमें भी सेम मुहावरे होते हैं, हाँ मतलब पर्यायवाची और ये आएंगे। इसके अलावा मुहावरे हो, मीनिंग्स, लोकोक्ति और मुहावरा, इडियोम्स वगैरह जो होते हैं, तो मुहावरे वगैरह आते हैं। तो मुहावरे में ऊपर एक लाइन लिखी रहेगी और उसका संबंध पूछेगा नीचे, तो भाई उसके अर्थ से नीचे कौन मेच खाता है, उससे कौन मेच खाता है। जैसे अगर यहां लिखा है एज यू सॉ सो यू रीप, एज यू सॉ सो यू रीप, अब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, ठीक है। अब एज यू सॉ सो यू रीप, सा मतलब होता है बोना और रीप आने होता है कट, जैसा आप बोओगे वैसा कटो। तो अब ये जो 4 ऑप्शन है उसमें किससे वो मैच खाता है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि ये आपको पहले क्लियर हो, वो क्या हो, क्लियर। ये अगर क्लियर है, जैसे कहीं दे दिया उसने गैजेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैजेट, और 4 ऑप्शन दे दिए, अब ये मीनिंग में आ गए आप। अब गैजेट यानी क्या होता है, गैजेट का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे कुछ वो देखते हैं ना, छोटी अपनी मूवी है, कार्टून शो देखते हैं, उसमें गैजेट आता है, किसका गैजेट, उसका कोई ना कोई हीरो होता है, एक किसी भी कार्टून शो का, भाई कोई शक्तिमान होगा, कोई कुछ होगा, है ना, तो वो हीरो होता है। वो हीरो क्या करता है, बच्चों एंजॉय के लिए, वो रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। वो एक बच्चा होता है, बोले होमवर्क नहीं कर पा रहा है, फिर वो आता है गैजेट देता है, ले बोले ये गैजेट, उसका पूरा होमवर्क हो गया। नोबिता वाला एक कौन सा आता है ये, है ना, वो हो गया डोरेमान, डोरेमान भाई, डोरेमान ने गैजेट दे दिया और वो उसने बस हाथ लगाया, उसका होमवर्क अपने आप पूरा हो गया, जादू। गैजेट, तो गैजेट का मतलब क्या होता है, विदाउट हार्ड वर्किंग गेट सक्सेस, यू वांट टू गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क, आप कुछ कठिन काम करना नहीं चाहते पर सक्सेस मिल जाए मेरे को, ये आप चाहते हो। रोज मैं क्रिकेट का बल्ला भी ना पकड़ूं, लेकिन जिस दिन मैदान में होता तो छक्के ही मारूं, बॉल बोले कभी ना करूं लेकिन आज कर दूं, पर 3 विकेट लगातार गिरा दूं, 6 बॉल में 6, ये सपना, ये गैजेट, आज मेरे पास गैजेट में, तो बच्चों के लिए अच्छा है, एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। पर आप सब कुछ कर सकते हो अपनी मेहनत से। तो वो गैजेट का मतलब फिर यहां मीनिंग दी रहेगी आपको, तो ये जो लाइन लिखी रहेगी ना, यू वांट टू गेट सक्सेस विदाउट हार्ड वर्किंग, इस टाइप का कुछ ना कुछ रहेगा, तो उससे मैच करना पड़ेगा कि किसको शांति प्रदान कर रहा है, मतलब किसके अर्थ को ये पूरा कर रहा है। ये रहेगा तुम्हारे इंग्लिश के पोर्शन पे। तो ऐसे मिलाकर के ये तैयारी होगी। अब तैयारी पे ही ज़्यादा फोकस करना है। अब हमारे बड़े टॉपिक जो बचेंगे वो क्या, नरेशन बचेगा, कुछ सिनोनिम्स तैयारी करानी पड़ेगी, ठीक है, वो होगी, उसकी तैयारी कराएंगे यहाँ, पर उसमें मोस्टली आपका ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है।
और एक दिन आपको मैं वो भी बताऊंगा या फिर मैं एक वीडियो दूंगा आपको जिसमें ये क्लियर होगा कि हाउ टू गेट द पावर ऑफ वर्ड पावर, यानी कि वर्ड पावर का जो पावर है वो कैसे बनाया जाए। हम लोग रटते रहते हैं ना, उस वीडियो को देखना, उसके बाद लगेगा कि यार रटने की सही में जरूरत नहीं है, लेकिन मेहनत की जरूरत है। उस वीडियो में आप देखोगे मैं एक ही वर्ड उठाऊंगा और एक वर्ड को इतना छान छान के इतने सारे वर्ड बना दूंगा और तब समझ आएगा यार ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो वाली मेहनत लगातार करना पड़ेगा, पर वो उनके लिए ठीक है जिनको इंग्लिश के क्षेत्र में कुछ विशेष ही करना है, उनके लिए ठीक है। स्पोकन वालों के लिए ठीक है, अगर कुछ अच्छा करना है, साहित्यिक इंग्लिश बोलना है और थोड़ा सब, वो उनके लिए सही है ना। आप लोगों के लिए जिस लेवल पे मैं ये बता रहा हूँ यही सफिशिएंट है, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन टिक करके आना है और सिलेक्शन चाहिए, ठीक। और छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को टोच टोच के परेशान करना है सुई, ठीक है ना।